एग्जाम्पल 2 में वो कह रहा है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कि लाइंस पैरेलल हैं, यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब लाइंस कोइंसिडेंट हैं एक के ऊपर एक। ठीक है, ये सब चीजें मैंने तुम्हें टेबल में डिटेल में समझाई थी। ठीक है, तो अब हालांकि हम इसको रेशियो से भी निकाल सकते थे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम रेशियो से निकाल के बताएंगे कि भाई जो दोनों लाइंस हैं वो कैसी आएंगी, इंटरसेक्टिंग आएंगी, पैरेलल आएंगी, कोइंसिडेंट आएंगी, या क्या सोल्यूशन आएंगे, नो सोल्यूशन आएगा या यूनिक सोल्यूशन आएगा या इन्फिनाइट आएगा। तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में उसने कहा कि ग्राफिकली ही बताओ। तो अगर इस केस में तुम रेशियो से करके बता देते हो तो नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे आंसर तुम्हारा ठीक हो। ठीक है, तो तुम्हें ग्राफिकली ही इन दोनों लाइंस के ग्राफ बनाने पड़ेंगे और वहां से बताना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, नो आएगा, यूनिक आएगा या इनफाइनाइट आएगा। सो सबसे पहले क्या करना है हमने, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ से हम y इन टर्म्स ऑफ x निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं 8y को राइट साइड पे ले गया ताकि वो प्लस में y आ जाए। ठीक है, फिर 8 को इसके नीचे ले जाऊंगा, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 24/5y को मैं राइट साइड पे ले गया, और ये 3x प्लस 3/5 बचा, ये सब आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, ये जो 8 है वो मैं इसके नीचे ले आया, 5x+1 के नीचे ले आया, तो y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 को ऊपर ले गया और 24 को नीचे ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फिर यहाँ ब्रैकेट भी लगेगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है, ये सारा का सारा सेम उतर गया, बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे ब्रैकेट लग गई, यहाँ से y आ गया इन टर्म्स ऑफ x। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालता हूँ तो y की वैल्यू 1/8 आ जाएगी। 1/8 ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, सो वो 0.10 आएगा। 8 × 1 = 8, 20, 8 × 2 = 16, 0.125 समथिंग आएगा, वो प्लॉट करना मुश्किल है, तो x = 0 को अवॉइड करो। 1 डालोगे तो 5+1 6/8 आएगा, ये आ जाएगा 2/4। तो 3/4 भी थोड़ा प्लॉट करना मुश्किल है। फिर x की वैल्यू 2 डालते हैं तो 10+1 11/8, y की वैल्यू वो भी डिफिकल्ट है, तो 3 अगर मैं डालता हूँ तो इजीली 1 पॉइंट आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अगर x की वैल्यू 3 डालता हूँ तो y 5 3 = 15 + 1 16, 16/8 हो गया 2। तो ये पॉइंट प्लॉट करना इजी है। ठीक है, अगर मैं इस केस में ये लूँ कि एक बार x0 ले लूँ और एक बार y0 ले लूँ तो उससे क्या पॉइंट बनता है, x0 लेता हूँ तो y 1/8 बनता है, तो वो प्लॉट करना मुश्किल है, तो ये पॉइंट तो छोड़ ही दो। और y = 0 अगर मैं लेता हूँ, y0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 0, और 5x = 0 - 1 हो गया -1, x की वैल्यू होगी -1/5, तो ये हो जाएगी -0.2। ये बनाना फिर भी इजी है, ये बना सकते हो तुम। तो y की वैल्यू अगर 0 लेते हो तो x की वैल्यू आएगी -1/5 लिख लो या -0.2 लिख लो, तो ये प्लॉट फिर भी तुम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर इस पॉइंट्स के अलावा अगर कोई इंटीजर वैल्यू निकाल सको तो बेस्ट है, अदरवाइज ये इस पॉइंट से भी बात बन जाएगी। मतलब एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया और लाइन का ग्राफ बना दो। ठीक है, बट मैं जो पॉइंट ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ x की वैल्यू -5, यहाँ पे -5 डालूंगा तो -25 + 1 हो गया -24/8, तो यानी y की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट प्लॉट करना उससे भी इजी है। तो अगर थोड़ी देर ट्राई कर लो, अगर कोई इंटीजर वैल्यू आ रही है y की तो ठीक है, नहीं तो वो -0.2 से भी तुम ग्राफ बना सकते हो, लेकिन एक पॉइंट के चक्कर में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना, एक दो बारी ट्राई करो, बनता है ठीक है, नहीं तो यही पॉइंट्स वाला ले लो, 0.2, 0.3, 0.5, 5.5, 5.6, ये फिर भी बन सकते हैं। ठीक है, 5.67 यहाँ मुश्किल है, 0.33 यहाँ मुश्किल है, तो इसलिए तो अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर है कि तुम कैसे पॉइंट्स तक पहुंचते हो। तो अब इस केस में तो 2 पॉइंट्स आ गए हैं, हम लाइन का जो ग्राफ है वो इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं। एनसीईआरटी में उन्होंने ग्राफ नहीं बनाया हुआ, उन्होंने कुछ और किया हुआ है,
जबकि क्वेश्चन में ग्राफिकली लिखा हुआ है स्पेशली। तो हम पूरा ग्राफ बना के ही बताएंगे कि कैसे क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने सॉल्व तो दूसरे मेथड से किया है, लेकिन लास्ट में ये लाइन लिख दी, प्लॉट फ्यू पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एंड वेरीफाइड योरसेल्फ। मतलब ग्राफ उन्होंने हमारे को बोला है कि हम बनाएं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं x को 0 कर दूं, ठीक है, मान लो ये 0 होगा, 3 इंटू 0 0, तो ये क्या बचेगा, 5/24 इंटू 3/5 हमारा y आ जाएगा। 5 से 5 कट गया, 3 8, 1/8 आ गया। 1/8 बनाना फिर मुश्किल है, तो यानी कि x इज इक्वल टू 0 वाला जो पॉइंट है उसको नेग्लेक्ट करो, इसको मत लो, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, y इज इक्वल टू 0 0 इंटू दिस, ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा फिर, 3x इज इक्वल टू -3/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये कट गया, -1/5। अब ये प्लॉट करना फिर भी इजी है। x की वैल्यू आ गई -0.2, y की वैल्यू 0 डालने पे x आ रहा है -0.2। या इसी क्वेश्चन में डाल दो x की वैल्यू, अच्छा मैंने y की वैल्यू 0 डाली है ना, तो ठीक है, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। अब मेरे माइंड में एक पॉइंट आया है x की वैल्यू -1 डाल के, और एक x की वैल्यू -5 डाल के भी y की वैल्यू -3 आ रही है, वो भी बताता हूँ कैसे आ रही है। सो ये एक पॉइंट जो है इसके साथ कॉमन आ रहा है, तो एक पॉइंट तो चलो कॉमन बना सकते हो तुम, दोनों ही पॉइंट सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को अवॉइड करके ये वाला पॉइंट लेना पसंद करूंगा, क्योंकि 0.2 में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है प्लॉट करते टाइम, अगर पेंसिल शार्प नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर तो मुझे पॉइंट मिल गया इसलिए मैं इसको नेगलेक्ट कर रहा हूँ, अगर कुछ नहीं मिल रहा होता, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना एक क्वेश्चन में, तो फिर मैं इसी इसी पॉइंट को ले लेता, ठीक है। सो पहले मैं -1 डालता हूँ, फिर -5 डाल के देखता हूँ। एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं -1 डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -3 + 3/5, और 5/24 बार वैसे ही रहेगा, 5/24 इंटू, ये हो जाएगा -15 + 3, -15 + 3 कितना होगा, -12/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और ये हो गया -1/2। तो -1/2 कितना होता है, -0.5। तो बात तो एक ही है, ये अब पॉइंट में आ गया, या पहले वाला ही ले लेते पॉइंट वाला तो वो भी ठीक था, ठीक है। चलो, मुझे लगा शायद इंटीजर वैल्यू आ रही है, लेकिन नहीं, यहाँ पे फ्रैक्शन में ही आ रहा है। तो जो पहले वाला पॉइंट था वो भी ले सकते हो, या फिर ये वाला भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब x की वैल्यू -5 यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं, तो ये आ गया 5/24, -5 डालने से हो गया -15 + 3/5, तो ये आ गया 5/24 इंटू -75 + 3 होता है -72/5, ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया 3, -3 आ गया, ठीक है। तो यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारा सेम आ गया। तो अब ग्राफ बना देते हैं। तो सबसे पहला जो पहली वाली इक्वेशन है उसका पॉइंट है 3,2, ये बना दिया मैंने 3,2, ठीक है। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू -5, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू -5 की सीध में और y की वैल्यू -3, दूसरा पॉइंट ये आ गया। अब इन दोनों लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, मतलब लाइन तो एक ही है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी। तो मैंने क्या किया, ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, 3,2 ये वाला आ गया, और -5, -3 ये वाला पॉइंट आ गया। दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ किया, तो ये जो पहली लाइन की इक्वेशन है ये लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। अब ये दूसरी लाइन जो है ये वाली, इसके दो पॉइंट्स हम यहाँ पे इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं। अब ये जो पहला वाला पॉइंट है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -0.5, ये यहाँ पे आएगा। x की वैल्यू -1, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -0.5, तो ये आ गई x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -0.5, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट तो कॉमन ही था, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू -3, तो ये आ गया दूसरा पॉइंट। ये पॉइंट तो सेम ही है दोनों लाइंस के ऊपर, तो इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो सेम ही लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो सेम ही लाइन आएंगी, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी ये। अब देखने में तो ये लग रहा है कि ये ओरिजिन से जा रहा है, ठीक है, लेकिन जब तुम ग्राफ पे बनाओगे
तो ये हल्का सा ओरिजिन से ऊपर या नीचे को होगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ पेपर जो होगा तुम्हारा एग्जैक्ट होगा, मेरा ये पेपर एग्जैक्ट नहीं है, तो ये उसके ऊपर नहीं आएगा। वो कैसे पता लगा मुझे? वो मैंने यहाँ से चेक किया, यहाँ से, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ, ठीक है, तो y कितना आ रहा है? y आएगा 1 = 8y, और y आ गया 1/8, तो y तो 0 आ नहीं रहा। x की वैल्यू 0 डालने से y 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगी। तो यहाँ से मुझे लगा पता। लेकिन तुम्हारे पास तो ग्राफ पेपर होगा, तो एग्जैक्ट तुम्हें पता लग जाएगा कि लाइन कहाँ से जा रही है, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइंस की इक्वेशन है, ये वाली मैंने यहाँ पे लिख दी, और ये वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो मैंने ग्राफ पे यहाँ लिख दी। तो ग्राफ पेपर पे भी लिखना है, और ये पॉइंट्स भी लिखने हैं। तो ये दोनों लाइंस जो है एक ही है, मतलब कोइंसिडेंट है, तो इसलिए एक ही लाइन बनी है, यहाँ पे दो लाइंस नहीं बनी। अब ये वाला जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, ये जो ब्लू से मैंने सर्कल की है, -1, -1/2। -1 कितना होता है? -0.5, ठीक है। तो यहाँ पे -0.5 जगह -1/2 लिख दो, या तुम्हें कन्वीनियंट लगता है तो -0.5 भी लिख दो, जैसे ठीक लगे, ठीक है। तो ये और ये पॉइंट सेम ही है, ठीक है। ये हाफ लिखो या 0.5 लिखो, और इनको इसको नाम सी दे दिया, इसको बी पॉइंट दे दिया, इसको ए पॉइंट दे दिया, तो नाम भी दे दिए और कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए, ठीक है। तो लास्ट में लिख दिया, ऑब्जर्विंग द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वी कंक्लूड दैट द गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है। तो ग्राफ से हमने कंक्लूड किया है कि जो दोनों लाइंस आ रही हैं वो कोइंसिडेंट आ रही हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे इन्होंने एनसीईआरटी में कैसे किया है, उन्होंने कैसे बोल दिया कि ये कोइंसिडेंट है, ठीक है। हालांकि हमें क्वेश्चन में ग्राफ से लिखा है कि ग्राफिकली बताओ, तो हमें ग्राफिकली से ही बताना है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है वो भी एक बार देख लेते हैं। जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं तुम्हें डिटेल में समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस में इतना टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए तसल्ली से समझ लो एक बार। तो अगर किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं और दूसरी इक्वेशन आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों लाइंस जो हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ठीक है। नंबर वो कोई भी हो सकता है, नंबर वो 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, -2/3 भी हो सकता है। कोई भी रियल नंबर जिससे मैं किसी भी इक्वेशन को, चाहे इसको मल्टीप्लाई करूं इक्वेशन नंबर 1 को और सेकंड आ जाए, या सेकंड को किसी से मल्टीप्लाई करूं फर्स्ट आ जाए, तो हम बिना कुछ सॉल्व किए भी बता सकते हैं कि जो दोनों लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट आएंगी, उनके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको 5/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को, ठीक है। फिर देखते हैं क्या आता है। तो ये एनसीईआरटी मेथड मैंने यहाँ लिख दिया, और इस पूरी इक्वेशन को 5/3 से मल्टीप्लाई करना है, बस 5/3 लिखा है, और यहाँ भी इंटू 5/3 लिख देता हूँ, क्योंकि किसी भी इक्वेशन को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड होता है। ऐसा नहीं कि एक साइड मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी साइड ना करो, तो वो गलत हो जाएगा, इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी उससे। तो मैंने 5/3 इधर भी मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट हैंड साइड में भी किया। सो जब इक्वेशन ओपन करेंगे, मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा 5x, तो ये आ गया 5x, ठीक है। फिर जब सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, ये 8×3 = 24, ये -8y बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 1 बचा, तो ये आ गया 1, और ये 0 इंटू दिस, तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आ रही है हमारे पास, ये तो वही इक्वेशन है जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो यानी कि इक्वेशन नंबर 2 को मैंने जब 5/3 से मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई, है ना, यही मीनिंग हुआ। तो ऐसे किसी भी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी इक्वेशन आ जाए, तो मतलब सिंपली दीज टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, बट दिस इज सेम एज इक्वेशन नंबर 1। ये जो इक्वेशन आई है सेकंड वाले से, वो फर्स्ट वाली आ गई, ठीक है। सो द गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट। लास्ट में लिख दिया, हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस का जो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तीसरा मेथड है, मैं रेशियोज से बता रहा हूँ तुम्हें कि लाइंस कोइंसिडेंट हैं या नहीं है।
तो इसको कंपेयर करेंगे पहले। तो ये पहली वाली जो इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, दूसरी वाली जो लीनियर इक्वेशन है उसको भी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से a1 की वैल्यू 5 आ गई, b1 की वैल्यू -8 आ गई, c1 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, कंपेयरिंग करने के बाद यहाँ से a2 की वैल्यू 3 आ गई, b2 की वैल्यू -24/5 आ गई, c2 की वैल्यू 3/5 आ गई। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, a1/a2 पहली रेशियो निकाल रहा हूँ, a1 5/3, a1/a2 आ गया 5/3। फिर b1/b2, b1 है -8, b2 है -24/5, तो ये आ गया b1/b2। 5 ऊपर चला गया, 24 नीचे आ गया, माइनस माइनस कट गया, 8 3 था, 5/3 आ गया। फिर उसके बाद c1/c2, c1 1 है, c2 3/5 है। ठीक है, तो 5 ऊपर चला गया, तो ये आ गया 5/3। तो अब यहाँ पे हम देखें कि a1/a2 भी 5/3 आ रहा है, b1/b2 भी 5/3 आ रहा है, c1/c2 भी 5/3 आ रहा है। तो तीनों रेशियोज 5/3 के इक्वल हैं। तो जहाँ पे तीनों रेशियोज इक्वल होती हैं वो टेबल में मैंने समझाया था कि उसमें क्या होता है कि लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो एक बार टेबल सामने रख लेना और देख लेना कि वो कोइंसिडेंट कैसे है। तो तीनों लाइंस दोनों लाइंस कोइंसिडेंट है। तो यानी कि मैंने तुम्हें रेशियो से समझा दिया कि लाइंस कोइंसिडेंट आएंगी। तो इन केस जैसे तुम्हें ग्राफ में मुश्किल हो रही हो, तुम्हें कंफर्म ना हो कि तुम्हारा ग्राफ गलत है या सही है, तो तुम रेशियो से रफ में चेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में तुम्हें ग्राफिकली ही बोला है, तो ना तो मेथड 3 तुमने अप्लाई करना है, ठीक है, ना ही मेथड 2 करो, ये जो एनसीईआरटी वाला है ये भी मत करो, सिंपली ये ग्राफ बना के बता दो। ठीक है, यहाँ लिखा ना, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या जो भी है, तो उसमें तुम ग्राफ बना के ही बताओ। इन केस तुम्हें ग्राफ नहीं आ रहा, तुम बिल्कुल नहीं कर पा रहे, तो अलग बात है, फिर भी यहाँ तक पॉइंट्स तो निकाल ही दो ना। यहाँ तक कुछ तो प्लॉट करोगे, कुछ तो तुम्हारे को स्टेप्स के नंबर मिलेंगे। तुम अगर ये सोचो कि दूसरे मेथड से कर देते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख देंगे शायद नंबर मिल जाए, तो उससे नहीं मिलेंगे। तुम्हें ग्राफिकली में इसी मेथड से कर लिखा है तो इसी मेथड से करना है, चाहे कुछ स्टेप्स उसके ठीक हो जाएं तो वहां नंबर मिल जाएंगे। और बाकी कोई मेथड लगाते हो और वो पूरा भी ठीक है, तब भी नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये चीज़ें टीचर डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये ध्यान से सुना करो जो भी मैं बोलता हूँ। ठीक है, आता हुआ भी तुम मार्क्स कटवा के आ जाओगे, तो इसलिए हर चीज़ को ध्यान से सुना करो। दैट्स इट।